हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र निकाय का क्या नाम है जो जलवायु परिवर्तन संबंधित विज्ञान का आकलन करता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूएन बॉडी दैट असेस द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन हैं IPCC, UNFCCC, क्लाइमेट वॉच या फिर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज। 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अलेक्जेंडर दून। आपको जानना चाहिए 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज ये अलेक्जेंडर दून को दिया जाएगा, जो कि जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US से हैं। और शास्त्र रामानुजन प्राइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ये अवार्ड दिया जाता है षणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? शास्त्री यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। और कैश प्राइस कितना है? $10,000 का एनुअली अवार्ड दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? तो कोई भी इंडिविजुअल जो 32 साल या उससे कम का हो और उसने मैथमेटिक्स के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हो, खास करके ऐसा वर्क किया हो जो श्रीनिवास रामानुजन के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हो। श्रीनिवास रामानुजन आप सभी जानते हैं, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था एरोड तमिलनाडु में। What will be the total number of classical languages after granting classical status to Marathi, Bengali, Assamese, Pali and Prakrit? मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 11। आपको जानना चाहिए कि यूनियन कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस अप्रूव कर दिया है मराठी, बंगाली, असमीज, पाली और प्राकृत लैंग्वेजेस को। इसी के साथ अब जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनकी संख्या 6 से बढ़कर 11 हो गई है। भारत में ऑलरेडी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं अब तक, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, संस्कृत एंड उड़िया। तमिल फर्स्ट लैंग्वेज है जिसे क्लासिकल स्टेटस दिया गया था 2004 में। उसके बाद फिर संस्कृत को दिया गया 2005 में, फिर तेलुगु एंड कन्नड़ा को दिया गया 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे पहली लैंग्वेज कौन से क्लासिक लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, तो आंसर तमिल होगा। जब एक बार कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज नोटिफाई हो जाती है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री कई तरह के बेनिफिट्स उस लैंग्वेज को प्रोवाइड करती है, उससे उसको प्रमोट करती है और टू मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स उसके लिए जो है सेटअप करती है। और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है वो भी अलग अलग तरह के कोर्सेज इसमें अप्रूव करती है अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। विच इज़ द फर्स्ट G7 कंट्री टू एंड ऑल कोल फायर्ड पावर जनरेशन। कोयला आधारित बिजली उत्पादन को समाप्त करने वाला पहला G7 देश कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट ग्रुप ऑफ 7 कंट्री बन गया है, G7 कंट्री बन गया है जिसने कोल फायर्ड पावर जनरेशन को एबोलिश कर दिया है। हाल ही में इसने अपना लास्ट कोल प्लांट क्लोज कर दिया है। इसी के साथ जो 142 साल का इतिहास रहा है कोल पावर का कंट्री में वो भी समाप्त हो चुका है। तो ये जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई ये रेडक्लिफ ऑन शोर पावर स्टेशन नोटिंगमशायर इंग्लैंड में हुई है और ये स्टेशन 1967 में शुरू हुआ था। अगर हम UK से कंपेयर करें तो भारत का जो फर्स्ट मेजर थर्मल पावर प्लांट है ये हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन रहा है हैदराबाद में, 1920 में सेटअप हुआ था। इंडिया का जो नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट है ये 2070 है। नेट ज़ीरो का मतलब होता है कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, पर आप उतना ही जो है कार्बन को जो है आप कम कर सकते हैं, उतनी लेवल से कम कर सकते हैं। उतनी लेवल से कम कैसे कर सकते हैं आप? जैसे आपने रिफॉरेस्ट्रेशन कर दिया है ना, फॉरेस्ट वगैरह लगा दिए और कई तरह के जैसे ये सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, इस तरह की एनर्जी को यूज़ किया, रिन्यूएबल पावर को यूज़ किया, तो इससे क्या होगा, जो एमिशन है वो कम होगा।
ठीक है। एमिशन कम होगा, आपका जो ये रिन्यूएबल पावर है ये बढ़ेगा, तो जो अभी आपका एमिशन हो रहा है उसके बराबरी पर वो पहुंच जाएगा। तो ये टारगेट रखा है 2070 का। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नेट ज़ीरो 2050 का टारगेट देती है। इसने कहा है कि मतलब नेट ज़ीरो बाई 2050 रिपोर्ट है इसकी, और इसने ये कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कोल फ्री हो जाएं 2040 तक, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 2030 तक कोल फ्री हो जाएं। अच्छा, इंग्लैंड से संबंधित एक और न्यूज़ है, मैंने यहीं पर क्लब कर दिया है ताकि आपको आसानी से याद भी रहे। तो लंदन बेस्ड फिल्म मेकर हैं संध्या सूरी, इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित एक मूवी बनाई हुई है, संतोष इसका नाम है, और ये यूनाइटेड किंगडम की ऑस्कर एंट्री है इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में। ठीक है, तो ब्रिटेन ने अपना जो ऑस्कर के लिए फिल्म भेजी है वो है संतोष। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अक्टूबर 5। देखिए, वर्ल्ड टीचर्स डे हर साल 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे 1994 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ और एजुकेशन इंटरनेशनल के साथ मिलकर। 2024 में इसका थीम रहेगा वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। With decisive wins in Chennai and Kanpur, India swept past Bangladesh in a recent test series. This is India's 18th consecutive series win on home soil. चेन्नई और कानपुर में निर्णायक जीत के साथ भारत ने हाल ही में टेस्ट श्रृंखला में बांग्लादेश को हराया। यह घरेलू धरती पर भारत की 18 लगातार श्रृंखला जीत है। तो सही आंसर ऑप्शन ए है। देखिए, केवल 95 रन का टारगेट भारत ने चेस किया बांग्लादेश के अगेंस्ट सेकेंड टेस्ट में डे 5 में, और इसी के साथ भारत ने जो टेस्ट सीरीज़ थी बांग्लादेश के साथ इसको 2-0 से जीत लिया है। आपको जानना चाहिए भारत ने यहाँ पर रिकॉर्ड बना लिया है मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट सीरीज़ विन एट होम, मतलब अपने घर पर सबसे ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट सीरीज़ ने जीत ली है। 18 सीरीज़ इस तरह की इसने जीत ली है। ठीक है, फरवरी 2013 से ही होम सोइल पर जीतता आ रहा है भारत। अच्छा, इस सेकंड टेस्ट के जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो यशस्वी जायसवाल रहे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे रविचंद्रन अश्विन। When was the International Energy Efficiency Hub, of which India recently became a member, established? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, जिसका हाल ही में भारत सदस्य बना है, की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 2020। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है जिसके तहत इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को ज्वाइन करेगा। तो जो ये इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब है इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। इससे पहले इस एजेंसी को इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता था। भारत उसका तब भी सदस्य था, और ये कई सारी गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ को एक टेबल पर लाता है ताकि जो एनर्जी एफिशिएंसी प्रैक्टिस हैं उनको इन्हेंस किया जा सके। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो 16 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और अब भारत ने भी इसको ज्वाइन करने का फैसला लिया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डेजिग्नेट किया गया है भारत द्वारा इस हब के लिए। What are the names of the two new schemes formed by merging all central schemes in the agriculture sector? कृषि क्षेत्र में सभी केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर बनाई गई दो नई योजनाओं के नाम क्या हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है PMRKVY एंड KY। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित, उनको दो नई स्कीम्स में मर्ज कर देंगे। पहली है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि PMRKVY, दूसरी है कृषि योजना यानी कि KY, और इनका एक्सपेंडिचर रहने वाला है 1,01,321.61 करोड़। सेंट्रल शेयर 69,088 करोड़ रुपये रहेगा, वहीं स्टेट्स का शेयर 32,232 करोड़ रुपये रहेगा। जो ये PMRKVY है इसमें एलोकेशन 57,074 करोड़ रुपए का दिया गया है। इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। वहीं जो कृषि उन्नति योजना है KY है, ये फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी से संबंधित है, और इसका फंड है 44,246 करोड़ रुपए। दोनों ही जो स्कीम्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स इसको भी अप्रूव कर दिया है ताकि भारत ऑयल सीड प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस बन सके एडिबल ऑयल में। तो 7 साल तक के पीरियड के लिए मिशन इंप्लीमेंट किया जाएगा 2024-2030-31 तक। इसका फाइनेंशियल आउटले 10,103 करोड़ रुपए रहेगा। द मिशन एम्स टू इंक्रीज प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन फ्रॉम 39 मिलियन टन्स टू 69.7 मिलियन टन्स बाय 2030-31। What is the total financial implication of the modified productivity linked reward scheme for the major ports and dock labor board employees workers for 2021 to 2025-26?
2020-21 से 2025-26 के लिए प्रमुख बंदरगाहों और डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों श्रमिकों के लिए संशोधित उत्पादकता से जुड़े रिवॉर्ड योजना का कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 200 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवार्ड स्कीम है मेजर पोर्ट्स के लिए, डॉक लेबर बोर्ड एम्प्लॉयज़ वर्कर्स के लिए 2020-21 से 2025-26 तक, उसे मॉडिफिकेशन किया है। तो 200 करोड़ रुपए का इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन रहने वाला है इस पूरे पीरियड में। जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवार्ड है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल रिवार्ड दिया जाता है जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको ईयरली बेसिस पर। जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवार्ड है, इट शैल बी पेड एनुअली बाय इनहेंसिंग द पोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेटेजेस फ्रॉम 50% टू 55% एंड फर्दर इंक्रीजिंग टू 60%। ठीक है, तो जो भी जैसा भी पोर्ट का परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से जो है उनको बोनस दिया जाएगा। ऑल इंडिया पोर्ट परफॉर्मेंस वेटेज विल ऑल्सो कम डाउन टू 40% ओवर अ पीरियड टिल 2025-26 फ्रॉम 50%। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में रेलवे स्टाफ की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए यूएन कैबिनेट ने प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस भी अप्रूव किया है 78 डेज का, और टोटल खर्चा इसमें आएगा 2028.57 करोड़ का, और लगभग 11,72,240 रेलवे एम्प्लॉयज़ में बेनिफिटेड होंगे। वेयर वॉज द 10th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 हेल्ड? 10वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन है दुबई है। देखिए, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो कि वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर यूएई के, इनके नेतृत्व में 10th वर्ल्ड ग्रीन एंड इकोनॉमी फोरम 2024 ये दुबई यूएई में हुआ है। थीम रहा एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस। साथ ही आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वातावरण, ये पर्यावरण भवन न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका थीम रहा वेटलैंड्स फॉर लाइफ। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी झारखंड है। आपको जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे प्रोजेक्ट्स लगभग 80,000 करोड़ रुपए के इनोग्रेट किए हैं हजारीबाग झारखंड में। इन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लॉन्च किया है, 40 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को इनोग्रेट किया है, और 25 EIMRS मतलब यही एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को आधारशिला रखी है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की जो फाइनेंशियल आउटले है वो 80,000 करोड़ रुपए है। 63,000 विलेजेस को कवर किया जाएगा, लगभग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल 549 डिस्ट्रिक्ट्स में और 2740 ब्लॉक्स में जो है इनको बेनिफिट मिलेगा। इट एम्स टू अटेन सैचुरेशन ऑफ क्रिटिकल गैप्स इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड थ्रू 25 इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेड बाय वेरियस 17 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, आपको यहाँ जानना चाहिए जो बिरसा मुंडा है इन्हें धरती अब्बा कहा जाता है, यानी कि अर्थ फादर कहा जाता है ना, भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं ना, मुंडा ट्राइब से थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साथ ही 4 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन को भी आधारशिला रखी है आसाम में, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ये बनाए जाएंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PME ड्राइव स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। NATO विल सेट अप अ न्यू लैंड कमांड इन विच कंट्री? फिनलैंड। Who is the first bowler in WTC history to take 50 wickets in all 3 championship cycles? R. Ashwin. The government is considering to change the base year for computation of the GDP to 2022-23 from 2011-12 at present. China celebrated the anniversary of communist rule in the country. Which year did the Communist Party begin their rule in China? Answer is 1949. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर क्या है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। हु इज़ नोन एज वाइल्ड मैन ऑफ इंडिया? माफ़ कीजिएगा, हु इज़ नोन एज विंड मैन ऑफ इंडिया? हरिकेन हेलेन affected which country recently? How many seats are there in Maharashtra Legislative Assembly? Which Indian chess grandmaster has become world number 3 in Live 5 ranking? India's maiden mission to Venus is scheduled for launch in March 2028. What is the name of the mission? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और आज की हमारा जो स्कीम कह सकते हैं आप, इसका नाम है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो इसको आप ब्रीफ में बताइएगा। विजेता बैच जो कि बैंकिंग में स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, इसे जाकर आप बाय कर सकते हैं। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDF में आपको हमने प्रोवाइड कराई हैं। डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही। डेली करंट अफेयर्स PDF चाहते हैं, वीकली या फिर मंथली या फिर बैंकिंग अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन्हें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त
कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। साथ ही हाँ, हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है।